सब लोग हेडिंग डाल लो ननस्ट समीकरण। सभी हेडिंग डाल लो सभी बच्चे। ननस्ट समीकरण। समीकरण क्या है? ई बराबर ई जीरो, ये होता है ना। ई बराबर ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। और क्यू का मतलब होता है उत्पाद बटे अविकारक। लेकिन ये आता कहाँ से है ये हमें समझना है। ई भी निकाल सकते हैं और ई सेल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हो और सेल में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो इससे। ठीक है, कैसे वो मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तो ये देखो कि ननस समीकरण का उपयोग है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। इससे अमानक परिस्थितियों में सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। तो सब लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इससे ननस समीकरण से अमानक परिस्थितियों में सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। और ये अमानक परिस्थिति क्या होती है वो तुम सब जानते होगे। जब टेम्परेचर क्या ना हो, 298 केल्विन ना हो तो वो अमानक परिस्थिति है। या फिर इसके अलावा दाब, प्रेशर आपका 1 एटीएम ना हो तो भी क्या होगी, अमानक परिस्थिति है। कोई भी एक चेंज हो जाए। और या फिर कंसंट्रेशन, सांद्रता 1 मोलर ना हो, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल नहीं करती तो उसे हम बोलते हैं अमानक परिस्थिति। मानक परिस्थिति क्या होती है? ये तीनों फुलफिल करना चाहिए, यानी कि T298, P 1 एटीएम और सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए, वो होती है मानक कंडीशन। ये हमेशा ध्यान रखना कि ई को हम बोलते हैं अमानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक नहीं है, अमानक इलेक्ट्रोड विभव, अमानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और ई जीरो यानी ई नॉट, इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव विभव। और यदि मैं इसमें सेल लगा दूं ई सेल, तो अपन बोलेंगे अमानक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, यानी पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये केवल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का है, या कैथोड का होगा या एनोड का होगा। और ई सेल कर दिया तो पूरे सेल का आ जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल, अमानक परिस्थिति में और मानक परिस्थिति में। समझ में आया इतना? अच्छा, आर क्या होता है? आर जानते हो? आर इसका गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक कल भी बताया था मैंने, जिसका मान 8.314 जूल, किलो जूल नहीं होता, जूल प्रति मोल। और टी परम ताप, परम ताप। तो यदि मैं मानक की बात करूं तो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। एफ फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। और एन मूलों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्यू है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, या इसको साम्य स्थिरांक भी बोलते हैं, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक को तुम केसी से भी रिप्रेजेंट करते थे, 11th में तुमने पढ़ा होगा, साम्य स्थिरांक केसी बराबर। ठीक है, कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इंग्लिश, कॉफिशिएंट। सारी चीजें हमने इसके बारे में जान ली। अब हम इसको करते हैं अमानक परिस्थितियों में ये किस तरह से फाइंड आउट होता है। इसमें थोड़ी सी लगेगी फिजिक्स और थोड़ा सा लगेगा तुम्हारा 11th क्लास का चैप्टर। अब देखो, अमानक परिस्थिति ये होती है, ताप 298 केल्विन, दाब 1 एटीएम ना हो और सांद्रता 1 मोलर ना हो। अब हम जानते हैं कि सेल जब कार्य करता है, यानी कि सेल द्वारा किया गया कार्य, हमने 11th में एक चैप्टर में पढ़ा था, 6 नंबर चैप्टर में, सेल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W होता है।
और W बराबर होता है आवेश इंटू वोल्टेज। सेल द्वारा किया गया कार्य आवेश और वोल्टेज यानी विद्युत धारा के क्या होते हैं, गुणनफल के बराबर होता है, Q इंटू V। ये हमने 11th क्लास में प्रूव भी किया है इसको कि किसी भी निकाय द्वारा किया गया कार्य Q इंटू V होता है, जहां Q बराबर क्या है, आवेश। और मान लो मैं तुमसे बात करूं कि जैसे एक ये है, एक सेल अभिक्रिया है, एक सेल अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मैं तुमसे कहूं कि इसमें कितने कूलम आवेश की आवश्यकता है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश Q बराबर क्या होता है, 1 फैराडे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, अभी पढ़ा है मैंने कुछ दिन पहले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश Q बराबर क्या होता है, 1 फैराडे। यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना फैराडे, 2। मैं तुमसे कहूं कि n मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश Q बराबर क्या होगा, n फैराडे, NF। 1 मोल पर 1 फैराडे, 2 मोल पर 2 फैराडे, तो n मोल पर n फैराडे होगा। और V क्या है, V बराबर है वोल्टेज, यानी कि सेल का विभव, ई सेल कह सकते हो या ई कह सकते हो V की जगह। तो बताओ ये मान और ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दो तो कार्य क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से देखना, W बराबर Q क्या है, NF इंटू V क्या है, E सेल, यानी कि NF इंटू ई सेल। एक जो फॉर्मूला आ गया आपका W, इस पे न्यूमेरिकल आता है, बहुत अच्छे से अपन को ये याद भी करना पड़ेगा कि W बराबर NF इंटू ई सेल होता है, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य, मूलों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और फैराडे और उसके वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर NF E0 ई सेल। अच्छा, ये तो अमानक परिस्थिति में आया। यदि मैं तुमसे कहूं कि मानक परिस्थिति में, तो इसमें क्या लग जाएगा, E0 लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा, हालांकि ये तुम्हें करना नहीं है पेपर में, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि ये समीकरण आया कैसे। तुम्हें तो ये समीकरण ही डायरेक्ट लिखना है, मैं तुम्हें जब नोट्स दूंगा तब देखना, बस ये समीकरण ही लिखना है, बुक में भी यही दिया है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, इससे और कोई खासा तुम्हें मतलब नहीं है ना, ये पेपर में लिखना, सिर्फ समझने के पर्पज से उतारना है उतार सकते हो, अदरवाइज तुम्हें पेपर में ये कभी नहीं आएगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे ये फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, मैं तुम्हें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को बताता, तुम्हें रटना पड़ता और ये कहते यार ये आया कैसे पता नहीं, अब कम से कम तुम्हें पता तो चल रहा है कि कैसे आया, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हुआ, सेल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है गिब्स या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, तुमने 11th में नहीं पढ़ा, डेल्टा जी पढ़ा है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी। तो सेल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W किसके बराबर है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी के बराबर होती है, लेकिन जब ऊर्जा सेल खुद निकालता है तो उसके आगे क्या लगता है, हमेशा माइनस, यानी कि सेल द्वारा किए गए कार्य के लिए वो किसके बराबर होगी ऊर्जा,
सेल काम करेगा तो उसकी ऊर्जा मुक्त होगी कि नहीं, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा निकलेगी, तुम काम करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा निकलेगी। तो बताओ तुम्हारा जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, तुम्हारी ऊर्जा पर, कि तुम ऊर्जा कितनी खर्च कर रहे हो। यदि कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर चलने में उसने काम कितना कर लिया, 10 किलोमीटर चल गया यहाँ से, तो यहाँ से 10 किलोमीटर चलने में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हुई होगी, कुछ ऊर्जा मुक्त हुई होगी, तो जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसी के हिसाब से वो चला होगा। यदि ऊर्जा कम मुक्त होगी तो कम चलेगा, ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी तो ज्यादा चलेगा। और ऊर्जा जब निकलती है निकाय की तो उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। ये सब जानते हो कि नहीं बताओ, कि माइनस लगता है जब भी ऊर्जा किसी निकाय से निकलती है तो हमेशा आगे क्या आता है, माइनस आता है। समझ में आया। अब देखो W का मान यहाँ पे रख दो, W का मान यहाँ क्या है, NF ई सेल बराबर माइनस के डेल्टा G, और डेल्टा G को ऐसे लिख लो, या डेल्टा G बराबर माइनस के NF ई सेल। एक फॉर्मूला ये तुम्हारा आ गया जिसपे न्यूमेरिकल आता है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करो जबकि सेल का सेल विभव या ई सेल बराबर ये हो। एन हम जानेंगे, एफ हम जानेंगे, ई सेल को हमें दे देगा। तो डेल्टा जी बराबर क्या आ गया, माइनस के एन एफ ई सेल। मान लो ये तो कौन सी कंडीशन के लिए, अमानक परिस्थिति के लिए, अमानक परिस्थिति, अमानक परिस्थिति के लिए। यदि मानक परिस्थिति के लिए कहे तो मानक परिस्थिति में बताओ जी पर क्या लग जाएगा, नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई जीरो सेल। ये कौन सी कंडीशन के लिए आ गया मान, ये आ गया बताओ मानक परिस्थितियों के, हाँ मानक परिस्थितियों के लिए। दोनों फॉर्मूले आ गए, एक मानक के लिए एक अमानक के लिए, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, अब अपन को हाँ यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखो फॉर्मूले निकलते चले आ रहे हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे, ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल आते हैं, और खासकर जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन पे जरूर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे, आगे। एक फॉर्मूला तुम जानते होगे फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, वो होता क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, उसको इधर ही कर देता हूँ, अभी तो दिख रहा होगा ना नीचे तक। ठीक है, अभी तो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हम जानते हैं, ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा तुम्हें फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स की एक यूनिट है फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा। हालांकि इस फॉर्मूले को तुम्हें याद भी नहीं रखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए बस ध्यान रखो अभी कि ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से नैनो समीकरण आ जाएगा। देखो कैसे, मैं डेल्टा जी का मान अभी निकाला है मैंने, देखो ध्यान से, माइनस के एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस के एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। पूरे समीकरण में भाग दे दो माइनस के एन एफ, इसमें भी भाग दे दो माइनस के एन एफ, इसमें भी भाग दे दो माइनस के एन एफ। तो ध्यान से देखोगे
तो NF से NF कैंसिल, इसकी NF से NF और माइनस से माइनस कैंसिल। अब समीकरण क्या बन गया, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ऊपर क्या बचा, ई सेल इक्वल टू, इधर क्या बचा, माइनस से माइनस कट गया, E0 सेल माइनस और प्लस माइनस क्या हो गई, माइनस RT ln Q। देखो ये फॉर्मूला अपॉन नीचे क्या बचा, NF। देखो जरा मैंने ये पहले ही लिख दिया था, ये फॉर्मूला ई सेल बराबर E0 सेल माइनस RT अपॉन NF log ln Q, ठीक है ना। जूल प्रति मोल और केल्विन ऐसे लिख सकते हो, केल्विन नहीं लिख पाया, जूल प्रति मोल तो था ही, केल्विन या तो केल्विन इनवर्स लिख सकते हो इसको, सही है। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, केवल आगे बढ़ाना है बस। देखो मैं ln की जगह, आप सब जानते होंगे कि ln बराबर ln q बराबर आप लिख सकते हो log बेस ई क्यू, यानी कि ln का और log बेस ई का एक ही मतलब होता है। और इसी को हम और आगे लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10, मतलब बेस ई को यदि हम 10 में कन्वर्ट कर दें तो कितने का गुणा हो जाता है, 2.303 का। तो देखो हम इसी को लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू 2.303 ln की जगह क्या आ जाएगा अब, log बेस 10Q, और Q की जगह हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं R का मान 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन लिख दूं, और T का मान, ये तो मेरा अमानक कंडीशन के लिए आ गया, ये तो मानक के लिए, वैसे 99% तो मैं मानक के लिए दिया जाएगा। T बराबर 298 केल्विन रख दूं और F बराबर 96,500 कूलाम रख दूं, तो बताओ ये कैलकुलेट करके कितना आएगा। ये देखो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस R की जगह 8.314 इंटू T की जगह 298 केल्विन इंटू 2.303 log बेस 10Q अपॉन N इंटू 96,500 कूलम। देखो मैंने सारे मान रख दिए, यदि मैं इन मानों को कैलकुलेट करूं तो मुझे बताओ कितना आएगा। E बराबर ई नॉट सेल माइनस, यदि इन सबको मैं कैलकुलेट कर लूं, अपन को तो ध्यान रखना है, सीधे सीधे 0.059 अपॉन N log बेस 10Q, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे ननस्ट समीकरण कहते हैं। और ये कौन सा ननस्ट समीकरण है, कौन सी परिस्थितियों में, ये मानक परिस्थितियों के लिए, मानक परिस्थितियों के लिए, देख लो भाई, मानक परिस्थितियों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने मानक मान रख दिए, सारे स्टैंडर्ड मान रख दिए, इसीलिए ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन मानक कंडीशन पर ही मिलेंगे, यानी यही फॉर्मूले आपको यूज करना है। ये तो आपको केवल 2-5% में करना होगा, ये 95% न्यूमेरिकल में यूज होगा।
क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ माने इतनी सारी चीजें सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, वो सीधे तुम्हें n देगा, q देगा, q मतलब अभिक्रिया देगा जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं दी होंगी, ठीक है, वो रख दोगे, यहाँ उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता है। ई जीरो सेल देगा, यदि ई जीरो सेल नहीं दिया तो ये कहां से निकालोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। ई जीरो सेल बराबर होता है ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड, ई जीरो कैथोड और ई जीरो एनोड, ठीक है। तो ये ई सेल हम कहां से निकालेंगे, ई सेल तो निकल ही आएगा जब ई जीरो सेल है, एन और क्यू सारी चीजें हमें दी होंगी, तो बताओ निकालने में कितनी देर लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। और लास्ट में जब आप ये लिख दो तब लिख देना जहां ई बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई जीरो बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, या फिर सेल लगा दूं मैं इसमें ई सेल, तो लिखोगे आप मानक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, ठीक है। ई जीरो सेल बराबर मानक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। आर बराबर गैस स्थिरांक है, टी बराबर परमताप है, एफ बराबर फैराडे नियतांक, एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्यू बराबर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता है, ये कोष्टक भी लगेगा जिसे हम साम्य स्थिरांक या कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। देख लो ये पूरा बोर्ड बढ़ गया, अब तुम इसका ले लो स्क्रीनशॉट। और ननद समीकरण तुम्हें लिखना कैसे है, इतना नहीं लिखना है ननद समीकरण में, ये पूरी चीजें केवल इतनी चीजें लिखनी है ये, और इसके बाद लास्ट का ये सब तो मैंने निकलवा के तुम्हें समझाया, ठीक है। तुम्हें मैं देखो नोट्स बता रहा हूं, इसके नोट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि हमें ननस्ट समीकरण कितना यूज करना है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस रिएक्शन में लगा के बताओ एम एन प्लस ऑप्शन ऑफ टी लिख दूं एन इलेक्ट्रॉन और M, इसमें लगा के बताओ ननस्ट समीकरण, तो आप कैसे लगाओगे, E बराबर, ये आधी अभिक्रिया है पूरी तो है नहीं, तो आधी अभिक्रिया है तो किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव तो निकाल नहीं रहे होंगे, सेल के एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे होंगे, तो E बराबर ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, और क्यू का मतलब क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद इसमें क्या है एम, अभिकारक इसमें क्या है एम एन प्लस, तो इनकी सांद्रता, ये लग गया इसमें समीकरण। ई बराबर सेल का मानक कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई जीरो, मानक कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव आर आप जानते ही हो, टी आप जानते हो, एन एफ एल एन जानते हो। यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं उस फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, ई बराबर ई जीरो माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10, ऊपर क्या है m अपॉन एम एन प्लस। हम कहते हैं कि मान लो ये कोई धातु है, इसको क्या मान लिया सॉलिड है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड होगा तो सॉलिड होगा, धातु है, तो बताओ सॉलिड की सांद्रता कितनी मानी जाती है, एक, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर ई जीरो 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एक बटे एम एन प्लस। बोलो समझ में आया, यही हमारे नोट्स में मैंने कराया है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, समझाया तो मैंने बहुत डिटेल में था तुम्हें, लेकिन इसमें कोई दम नहीं, समझ में आया, बताओ जल्दी। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इसको हटा रहा हूं। पता है इसको कराने से मुझे दो क्वेश्चनों का फायदा है, इसलिए मैंने ये कराया, जबकि टीचर ये नहीं कराते हैं, ये दिया ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, ये दिया है एमएससी में और उसमें IIT IEEE वगैरह करोगे उसमें, 12th में ये नहीं दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन लिखो सभी, ननस समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए, ननस समीकरण के, देखो पहला अनुप्रयोग है सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की गणना की जा सकती है,
सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की गणना की जा सकती है ननद समीकरण। संपूर्ण कार्य की गणना, संपूर्ण कार्य क्या है, W, इसकी गणना की जा सकती है ननस्त समीकरण की सहायता से। कैसे? ये रहा संपूर्ण कार्य, सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, ये रहा, ये W बराबर NFE सेल। संपूर्ण कार्य की गणना इससे हम कर सकते हैं समीकरण द्वारा। और यदि मैं मानक कंडीशन के लिए निकालूं तो इसमें क्या लगा दूंगा मैं, E0 सेल। तो संपूर्ण कार्य की पहला अनुप्रयोग हो गया कि ननद समीकरण द्वारा हम संपूर्ण कार्य की गणना कर सकते हैं। दूसरा है सेल के संपूर्ण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना की जा सकती है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अभी निकाला है हमने। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा जी बराबर जरा, डेल्टा जी बराबर जरा, या फिर ये कोई सा भी डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस के NF E0 सेल। माइनस लग जाता है केवल मुक्त ऊर्जा में, माइनस। संपूर्ण कार्य किसके बराबर होता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसके लिए क्या आता है, माइनस चिन्ह आता है। तो दो अनुप्रयोग हो गए कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कर सकती है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साम्यावस्था पर साम्य स्थिरांक की गणना की जा सकती है। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। साम्य स्थिरांक होता है केसी, की गणना की जा सकती है कब, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर क्या है, साम्यावस्था पर क्या हो जाता है, साम्यावस्था पर सेल कार्य करना बंद कर देता है। कैसे? उसका जो विद्युत भागबल है वो शून्य हो जाता है। देखो मैं तुम्हें कोई सेल बताऊं, जैसे ये सेल है Zn से Cu2 प्लस गिब्स, Zn2 प्लस और प्लस Cu। अब देखना ये क्रिया यदि साम्यावस्था में आ गई, यानी कि जिंक से Zn2 प्लस आयन बंद हो जाएंगे और Cu2 प्लस आयन से Cu बंद हो जाएगा, यानी कि ये क्रिया स्थिर हो जाएगी। जैसे ये 100% था पहले और ये जब 0 था, ये मान लो 40% विकसित हो गया और ये 60% में टूट गया। अब क्रिया क्या है, रुक गई इतने पे, मतलब न ये 60 से बढ़ रहा न ये 40 से कम हो रहा। साम्यावस्था में अब क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलती तो रहती है लेकिन उसका कार्य ऐसा लगता है कि बिल्कुल रुक गई हो, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होना बंद हो जाएगा, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होना बंद हो जाएगा। या ये कहूं कि जितनी गति से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है उतनी गति में उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, जितने % पहले था उतने ही बाद में। तो हमेशा ध्यान रखना, साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल EMF हमेशा शून्य होता है। और EMF को हम बोलते क्या है, ई सेल। सेल का इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो जाता है। साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल शून्य होता है और इस विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। विद्युत वाहक बल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर। तो जब दो इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर बंद हो गया, न तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और न कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। और इस समय विद्युत वाहक बल हो जाता है शून्य। तो इसमें जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था जरा बताना। देखो ये था ना, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस के RT अपॉन NF, या फिर वो वाला लगा लो 0.059 अपॉन n log बेस 10 KC। यहाँ पे मैं क्या लिखता था, Q। KC भी लिख सकते हो क्योंकि साम्य स्थिरांक KC है, अभिकारक उत्पाद बटे अभिकारक। KC का मतलब क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक। ये मैं बता दूं, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब देखो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ई सेल। तो क्या बचा, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 KC। तो ई सेल इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, E0 सेल बराबर 0.059 अपॉन n
log base 10 kc। बताओ इससे साम्य स्थिरांक kc की गणना हो सकती है, इसको फाइंड कर सकते हो कि नहीं? E0 सेल दिया होगा, n दिया होगा, इससे निकाल लेंगे एंटी लॉग करके। तो कुल मिला के ये है कि साम्यावस्था पर किसी भी सेल का किसी भी सेल के लिए साम्य स्थिरांक kc की गणना कर सकते हैं। चौथा है, इसके द्वारा सेल के ईएमएफ पर ताप परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट किया जा सकता है। यानी ननस समीकरण से ताप परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? ई सेल बराबर E0 सेल माइनस के RT अपॉन NF ln Q। ताप परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट कर सकते हैं। यदि ताप को हम परिवर्तित कर दें तो सेल का विद्युत भागफल भी चेंज हो जाएगा। तो ननस समीकरण की सहायता से हम ताप परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं कि ताप कितना परिवर्तित किया। यदि मानक कंडीशन में तो कुछ और आएगा और अलग कंडीशन में तो कुछ और आएगा। और एक लास्ट अनुप्रयोग है, इसके द्वारा सेल के ईएमएफ पर विद्युत अपघट्य सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य सांद्रता मतलब प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो विद्युत अपघट्य कितना सांद्र है वो इस पर निर्भर करेगा। सांद्रता ज्यादा है तो प्रोडक्ट उस हिसाब से ज्यादा बनेगा, सांद्रता कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा। यानी सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव ननस समीकरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि इसकी सांद्रता परिवर्तित कर दी जाए तो सेल का क्या है? इलेक्ट्रोड विभव भी अलग आएगा पहले से। तो ये और ये दो ये हो गए और तीन अनुप्रयोग ये हो गए कि संपूर्ण कार्य की गणना कर सकते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। यदि साम्य अवस्था में है सेल तो तभी कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। और तीसरा ताप परिवर्तन और चौथा सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। बताओ समझ में आ गया ये ननस समीकरण के अनुप्रयोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही कठिन टॉपिक था इस पूरी यूनिट का। ये ननस समीकरण कठिन टॉपिक माना जाता है। तुम्हें जरूर हो सकता है मक्खन की तरह हो गया हो, है ना, लेकिन ये यूनिट का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है ननस्ट समीकरण। जो बच्चों को कठिन लगता है कुछ नहीं, वो रटने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूलों को रट लो, कुछ मत रटो। केवल मैं बता रहा हूं तुम्हें एक फॉर्मूला ये याद रख लो बस, एक ये रख लो याद, और एक लास्ट में ये और एक ये, बाकी ये निकल तो आते ही हैं सारे के सारे।